जम्मू कश्मीर में अगले महीने चुनाव है। इसे लेकर के श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के बीजेपी भी एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आज बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में जी किशन रेड्डी और राम माधव मौजूद रहे। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के बीजेपी की रणनीति क्या है वो बताते हैं। जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी की जम्मू रीजन की 43 सीटों पर नजर है। जम्मू रीजन में 35 से 37 सीटें जीतने की उम्मीद बीजेपी को इस समय है। बीजेपी कश्मीर रीजन में निर्दलियों का समर्थन करेगी। पार्टी युवा उम्मीदवारों को टिकट देगी। दूसरे दलों के अल्पसंख्यक नेताओं पर भी नजर है बीजेपी की। उधर चुनाव को लेकर के कांग्रेस भी एक्टिव मोड में है। दिल्ली में कांग्रेस की अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में टिकटों को लेकर के मंथन हुआ है। एक दिन पहले राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों में गठबंधन का ऐलान हुआ। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सामने कई अहम चुनौतियां भी हैं। क्या है वो? 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। राज्य में सियासी हाशिए पर इस समय कांग्रेस है। रोड मैप तैयार करने की कवायद में इस समय जुटी है कांग्रेस। पार्टी में कैडर की कमी है। ग्राउंड पर भी संगठन में बिखराव है। राज्य में वो नेता एक्टिव हैं जो चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। टिकट की उम्मीद में दौड़ भाग कांग्रेस के अंदर खाने लगी हुई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव भी हुए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा। 2014 में 87 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए और इनमें 4 सीटें लद्दाख की थी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ गई हैं। 74 सामान्य, 7 SC, 9 ST के लिए आरक्षित। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल पहले 9 साल का होता था, अब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान बम्पर वोटिंग देखने को इस बार मिली। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी बताया और अब विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने जा रहे हैं। कुल सीट फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में ये चुनाव होंगे इन तमाम 90 सीटों पर। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को यहां वोटिंग होगी और जो नतीजे हैं जम्मू कश्मीर चुनाव के वो 4 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में अब दिग्गजों की चुनावी रैलियां भी होने वाली हैं। बीजेपी की ओर से खुद मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज चुनाव की कमान संभालते नजर आएंगे। सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तजम्मुल, हमने पहले भी इस पूरे मामले को लेकर के विश्लेषण किया, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस समय बीजेपी के लिए कैसे चुनौतीपूर्ण है वहां का इलेक्शन। हालांकि जम्मू रीजन पर नजर है बीजेपी की और लोकसभा में जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी थोड़ी आश्वस्त भी होगी, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव का मामला है तो अगर हम राज्यों को देखें तो लोकसभा चुनाव में जैसे हमने देखा हिमाचल प्रदेश में अच्छी जीत मिली बीजेपी को, लेकिन वही विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ नहीं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि राज्यों के चुनाव अलग होते हैं और केंद्र का चुनाव अलग होता है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस पूरे मामले को हैंडल करना भी कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण? और बाकी स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में भी जहां पार्लियामेंट का वो डायरेक्ट PM मोदी को जाता है, अमित शाह को जाता है, लेकिन राज्यों में आते आते, यूनियन टेरिटरीज में आते आते लोगों के अपने मसाइल है। किसी जगह पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, जो लोकल विधायक लेवल पर हल किया जा सकता है। और डेमोक्रेसी की इसी तरह से ये खूबसूरत है कि आपका ऐवान कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसको छोटे छोटे ऐवान जो है बड़े ऐवानों तक ले जाते हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी के इस इलेक्शन में जहां बीजेपी के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आप कांग्रेस पार्टी को काफ़ी टाइम से जो लोग हैं वापस जम्मू कश्मीर में, हालांकि पार्लियामेंट चुनाव में बुरी तरह से जम्मू कश्मीर में पिटने के बाद अब कांग्रेस पार्टी चूँकि राज्य की सरकार जब जम्मू कश्मीर बनने जा रही है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती दिख रही है, क्योंकि इनका अलायंस या गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कम सीटों के सौदा के साथ ही समझौता हुआ। ये कोई अलायंस नजर नहीं आ रही बल्कि समझौता लग रहा है, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिक्टेट किया और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल राय और तारक हमीद करा ने उस पर मोहर साबित करी, सिग्नल किया।
अब घाटी में जिस वक्त बीजेपी की आप बात करते हैं तो जम्मू में बीजेपी मजबूत है ही, लेकिन उधमपुर के बाद जब आप रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी होते होते बानीहाल पहुंचेंगे और जब कश्मीर की सर्द हवाओं तक आप पहुंचेंगे तो शायद बीजेपी को मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीजेपी का फलसफा और जो बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के रहते जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के 370 धारा ख़त्म की गई, 35A ख़त्म कर दी गई और उसके बाद बीजेपी को ये सस्टेन करना होगा, ये समझाने की कोशिश करनी होगी कि 370-35 से जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहले ही उसमें बड़ी रुकावटें खड़ी की थी, बड़ी परेशानियां थी और उसको ख़त्म करने के बाद जिस अंदाज से बीजेपी जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर में विकास की रफ्तार देखना चाहता है, वो पहलू लोगों को दिखाना, समझाना और उन तक आराम से पहुंचाने की बड़ी ज़रूरत है। यानी आपका जब मेगा स्टार कैंपेन करने आएंगे, सुपरस्टार्स आएंगे और जब आप लोगों तक पहुंच जाएंगे तो बीजेपी को रिक्रूटमेंट पॉलिसी पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, जो कश्मीर में आम लोगों के मसाइल है उस पर भी करना होगा। लिहाजा जम्मू के बाद जब कश्मीर आएंगे आप तो आपको यहाँ से अगर अपना अकाउंट खोलना है, अगर सीटें हासिल करनी है तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की पॉलिसियों को 70 सालों का जो उनका रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में उसको गिनवाना होगा और उसके बाद जनता जनार्दन है कि जनता क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पार्लियामेंट के लिए मोदी के लिए वोट इस्तेमाल किया और रीजनल सरकारें बनाने के लिए शायद उसमें कोई तब्दीली आ सकती है। अच्छा, जितना चुनौतीपूर्ण समय बीजेपी के लिए है तजम्मुल, उतना ही कांग्रेस के लिए भी है और इनफैक्ट कांग्रेस के लिए तो अपनी साख बचाने की बात यहाँ पर दिख रही है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जैसे उन्होंने साठगांठ अपना किया है, उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि जाहिर है चुनावी मुद्दा भी बनेगा, 370 की बहाली को लेकर के, जो कि मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के है। इसको कांग्रेस डील कैसे करेगी, क्योंकि कांग्रेस अब बच रही है इस पर बातचीत भी करने से। देखिए, कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है। जो कुछ कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में बचा था वो उनके स्टैंड से जम्मू कश्मीर में जो है काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस लीडरान जो थे वो किसी वक्त में 370 वापस लाने, 35A को वापस लाने की बात तक करते थे। यहाँ तक कि बीजेपी आज भी कहती है, तरुण चुग जो कि जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं या राम माधव जी जब दोबारा प्रभारी बने हैं तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे कि 370-35A पे वो क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं, वो अपना स्टैंड क्लियर कर दें। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कांग्रेस पार्टी के आज के वजूद की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का आज का वजूद, उसका साइज अगर अभी तक 30 ml था वो 5 ml के आसपास चला गया, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने भी उसी इलाके से अपने विधायक खड़े करने हैं जहाँ से कांग्रेस जाता है। अब GM सरूरी, अब्दुल मजीद वानी, चौधरी ताज मोहिद्दीन और कई लीडरान, मोहम्मद अमीन भट्ट, कई लीडरान हैं जिन पर कांग्रेस दाव लगा सकती थी कि शायद गालिबन अगर चुनाव अलग अलग भी हों तो ये 4 से 6 विधायक जो हैं ये कश्मीर घाटी से किसी न किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े हैंडी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो इन 4 लीडरों की जो कहानी है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास बंद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अब स्टेक पे क्या लगा है, वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहारा लेकर आने वाले वक्त में ये कहती है, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी होगी और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और बाकी रीजनल पार्टीज, लाइक माइंडेड पार्टीज जो है वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। बाकी रीजनल पार्टीज और लाइक माइंडेड पार्टीज जो है वो नंबरों के हिसाब से कभी बीजेपी के साथ भी बना सकती है सरकार, कभी नहीं भी बना सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत यह है कि जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में गए, अनकंडीशनल अलायंस जो उमर अब्दुल्ला ने डिक्टेट किया, फारूक अब्दुल्ला ने जो समझाया, उसी पे दस्तखत करना होगा जम्मू कश्मीर स्टेट प्रेसिडेंट तारिक हमीद कारा को, यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट जो हैं। हालांकि प्रेसिडेंट इलेक्शन के मौकों पे नहीं बदलाए जाते हैं। वकार रसूल बानाली को सिर्फ हफ्ता इलेक्शन को रह गया, उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट से हटाकर तारिक हमीद कारा को, जो साबिक जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त में दौर हुकूमत उनके कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीनगर से रहे, तो गालिबन कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी ये है कि 5 से 12 सीटें अगर आपको देते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट उनके लिए कन्वर्ट होगा या नहीं। और कांग्रेस पार्टी के जो 72 या 70 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने समर्थन करना है जम्मू कश्मीर की बाकी निशस्तों पर, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी का वो उम्मीदवार जिसने 5-10 साल से ये सपने देखे थे कि वो विधायक की कुर्सी पे बैठेगा, वो इलेक्शन लड़ेगा, वो शायद अलग लड़ेगा। और मुझे इतलात शिका ये भी है
कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर कांग्रेस एक अलग ग्रुप बनने जा रहा है, जो कहते हैं कि 60 से 70 लीडर ऐसे होंगे जिन्हें कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम बनाकर भेजना चाहती है, और वो इस चीज के लिए तैयार नहीं, वो इलेक्शन अलग से लड़ना चाहते हैं। गोया कांग्रेस पार्टी को 7 से 8 सीटों का जो सपोर्ट चाहिए था नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो तो मिल गया, लेकिन बाकी 50 से 60 विधायक जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट जब खड़े हो जाते तो आपकी पार्टी फूलती, बनती, बढ़ती, साइज बढ़ जाता, वोट शेयर बढ़ जाता, भले आगे रिजल्ट ना मिलता। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब कांग्रेस को भी इतना नुकसान करना है कि शायद कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को आगे कुआं पीछे खाई के मिस्दाक जो फार्मूला है उसी से काम चलाना होगा। और कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल ऑटोनॉमी, जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी थी, जो अथॉरिटी थी, वो चैलेंज कर दी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिसका मतलब हुआ कि कांग्रेस बहुत ज्यादा बेबसी में है। 7 से 8 सीटों से शायद कांग्रेस पार्टी अपना जो साइज है पार्टी का शायद उसको काबिल कबूल होगा भी नहीं, लेकिन कंपल्शन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी टर्म्स को डिक्टेट करके कांग्रेस को और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। तो जब्बुल, हम देख रहे हैं कि इस समय कांग्रेस जो है वो आरक्षण को मुद्दा बना करके जो पॉलिटिक्स है वो कर रही है, लेकिन जब 370 की बहाली की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला, तो जाहिर है पहले 370 हटने से पहले वहां पर आरक्षित सीटें नहीं हुई, आरक्षण का मुद्दा नहीं होता था, आरक्षण होता ही नहीं था जम्मू कश्मीर में, जहां तक मेरी जानकारी है। अब ऐसे में जब 370 की दोबारा बहाली की बात उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, तो क्या इसका इफेक्ट कांग्रेस पर इंटरनली नहीं पड़ेगा, देश भर में कम से कम? देखिए, अगर आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी राहुल गांधी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की, उन्होंने दबे होंठों से एतराफ किया कि स्टेट को रेस्टोर करने का, यानी स्टेटहुड रेस्टोर करने की बात की। और किसी भी जगह 370 टूटने के बाद इसका दिफा करना ठीक है, लेकिन इसको वापस लाने का वादा करना लोगों को, पार्लियामेंट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मुल्क का डिसीजन, मुल्क के लोगों के जज्बात जिस तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं, भले वो रिवर्सिबल ही हों कश्मीर घाटी के इन कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के लिए, लेकिन जो जज्बात उसके साथ, जो डिसीजन के साथ जुड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी कोई ये मुद्दा नहीं है कि 370-35 से वापस लाया जाएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जब असेंबली में पहला बिल आएगा तो उस वक्त वो 370-35 ए की बहाली के लिए बात करेंगे, यानी जो बिल रेजोल्यूशन लाया जाएगा क्वेश्चन आवर के दौरान, जब 10 बजे सेशन लगेगा तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम रेजोल्यूशन लाएंगे, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन जो भी कुर्सी पे होंगे उनकी रेजोल्यूशन में उसको लिस्ट करना है उस दिन के लिए, आज हम इस रेजोल्यूशन पे लाएंगे। अगर स्पीकर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का होगा तो आसान है, अगर विपक्ष का होगा तो वो लिस्ट में नहीं आएगा। और जिसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको पिच करेगा, 370 वापस करने का बिल आएगा, तो उसमें कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि क्या वो जम्मू कश्मीर में 370-35 ए को रखना चाहते हैं, इसको निभाना चाहते हैं, इसको रखे ऐसे ना जिस तरह से पार्लियामेंट ने और इसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से रखा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की दरारें उस वक्त बढ़ सकती है। इसलिए हम कहते हैं शिखा, ये जो अलायंस हुई है, इस अलायंस को इंडिविजुअल्स के तौर पर देखा जाता है। तारिक हमीद करा, ताज मोहिदीन, अब्दुल मजीद वानी, हाजी अब्दुल रशीद डार, GM सरूरी, मोहम्मद अमीन भट्ट और इसी चेहरों के ताराचंद, और जब आप जम्मू जाएंगे रमन बला, इन्हीं चेहरों के आसपास में आपको इंडिविजुअल रिहेबिलिटेशन का ये समझौता कहा जा सकता है। अगर अलायंस होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर बराबर की सीटें कांग्रेस को देता, और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने श्रीनगर से अपनी सीट मांगी, दूर से गुलाम अहमद मीर जो कि दक्षिणी कश्मीर का इलाका, वहां से उनकी सीट मांगी, तो गालिबन इसको समझौता कहेंगे। और जब कल इंटरनल ऑटोनॉमी तो पहले ही रखी हुई है, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अगर इंटरनल ऑटोनॉमी की आपने बात करनी है तो धारा 370-35 से एक्सेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्टोरिकल चैप्टर साथ आएगा। क्या उनके दादाजी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जिस वक्त जम्मू कश्मीर का एक्सेशन किया है, या तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गलत साबित करना होगा या तो कांग्रेस पार्टी को गलत साबित करना होगा। यहाँ आप कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर चलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं 370 के लिए, या तो अपने ग्रैंड फादर, फोर फादर को गलत साबित करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि इंटरनल ऑटोनॉमी, जम्मू कश्मीर में इन मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, लेकिन इसमें दोबारा अगर नुकसान हुआ तो शायद वो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है। अच्छा, चुनावी मुद्दे अभी वहां पर क्या कुछ है? चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा है रीजनल पार्टीज वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी रीजनल पार्टीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले मुद्दा कहते हैं कि इंटरनल ऑटोनॉमी जो जम्मू कश्मीर की थी, उसको मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं कि इंटरनल ऑटोनॉमी में जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट किन के पास थे, किन के पास हैं।
इंटरनल ऑटोनॉमी में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स के पावर्स कितने थे, कितने हैं। इंटरनल ऑटोनॉमी के बाद जब आप जम्मू कश्मीर में पानी के बंटवारे की बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट को देखते हैं, तो किस स्टेट के पास कितने रिसोर्स हैं, कहां से आए। और उसके बाद जब आप जम्मू कश्मीर में 370-35 की बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले कांग्रेस में रह रहकर कितनी अमेंडमेंट्स इस 370-35 धारा को खत्म करने के लिए की हैं। और उसके बाद जो असली मुद्दे हैं वो जम्मू कश्मीर में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी विंटर और समर में एक पार्टी दावा करती है, अपनी पार्टी वो कहती है 500 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, और विंटर समर में जहां सर्दियों में आपको कश्मीर में 500 यूनिट फ्री मिलेंगे, गर्मियों में जम्मू वालों को मिलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 200 यूनिट्स आपको वहां फ्री मिलेंगे और 200 यूनिट यहाँ मिलेंगे। पीडीपी का जो फार्मूला था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या रखा है कि पाकिस्तान के साथ और तमाम अनकंडीशनल सपोर्ट के साथ तमाम जो जितने भी ग्रुप हैं उनके साथ आपको बातचीत करनी है, डायलॉग को दोबारा पिच करना है, जो कि पीडीपी का एजेंडा दरअसल है। और पीडीपी नईम अख्तर अभी कुछ देर पहले कहते थे एजेंडा हमारा है कि तमाम मुल्कों के साथ आपको एक साथ रहना होगा, जिस एजेंडा को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुराया। और ये चीजें इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखी गई है। बीजेपी कहती है 70 सालों में कुछ भी नहीं किया पार्टियों ने, अब हम करने जा रहे हैं। अगर आपने 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को दिए, अब्दुल्ला खानदान ने और गांधी परिवार ने 70 साल यहाँ गुजारे, और एक डिक्टेशन जो चल रही है कि अब्दुल्ला खानदान के बाद मुफ्ती खानदान ने तो 3-3 साल ही किए। मुफ्ती खानदान ने 3 साल कांग्रेस में गुजारे और 2 साल फिर दोबारा बीजेपी में गुजारे, फिर यानी 6-8 साल तो मुफ्ती खानदान ने ही हुकूमत की। बाकी सारी हुकूमत जो है वो या तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में करी या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन बुनियादी इशू जो जम्मू कश्मीर के लोगों को है वो शिखा मैं 12 कहता हूं कि 35 से 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड, पीडीपी का स्टैंड, और क्या कांग्रेस उस स्टैंड के साथ अलायंस में है उनके, और बीजेपी का स्टैंड है कि रिक्रूटमेंट प्राइवेट सेक्टर 60,000 करोड़ रुपीस जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा। आईपीएल के मैचेस होंगे, सीनियर लेजेंड्स के मैचेस होंगे, क्रिकेट को जम्मू कश्मीर में यहाँ का जो कश्मीर विलो है इसको मार्केट में और ज़्यादा अपलिफ्ट करेगा। कश्मीर का नदरू, कश्मीर की मछलियाँ, कश्मीर का सिंगाड़ा जो कि वुलर झील से निकलता है उसको बाहर बैरूनी मुल्क तक लाना, पर्यटकों को बड़ी तादाद में और 5 करोड़ 4 करोड़ पर ईयर लगाना, और अमरनाथ यात्रा में 5 लाख लोगों का यात्रा या पवित्र गुफा के दर्शन कराना। और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आई। उनके समर्थन जो है, जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बीजेपी का एजेंडा है, यानी नेशनल लेवल का एजेंडा वर्सेस बिजली, पानी, सड़क और बिजली यूनिट्स को लेकर जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में राजनीति चल रही है अपनी पार्टी की तरफ से, उस चैप्टर को कश्मीर में भी देखा जा सकता है। लेकिन असली मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 वर्सेस जम्मू कश्मीर में जो लोग इसके दिफा में हैं और जो लोग इसके साथ सहमति करते हैं, असल मुकाबला उन्हीं पार्टियों के बीच में रहेगा। मैनिफेस्टो में तजम्मुल उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि जो अलगाववादी नेता हैं उनको हम बाहर लेकर आएंगे जेल से। किस कौम को वो यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? टारगेट जो जनता है उनकी वो कौन सी है जिसको अलगाववादी नेता की बात उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं? देखिए, ये फलसफा भी पीडीपी का है। उनका कहना है कि जो लोग अंदर हैं, जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, कि उनके साथ बातचीत करें। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये डाला, और उनका कहना है कि जो लोग अंदर बंद हैं, जिनके खिलाफ कम जराइम है, जिन्हें छोड़ा जा सकता है, जिन्हें बच्चों के साथ वापस ज्वाइन किया जा सकता है, जो समाज में रहना चाहते हैं, उनको लिया जा सकता है, उनको छोड़ा जा सकता है। और ये उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में आज के वक्त में वो फैमिलीज़ जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से है, उनकी फैमिलीज़ को एक मैसेज देने की कि आप आएँ, वोट डालें, बाद में गृह मंत्रालय से मामला उठाएंगे, वो छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे तो नहीं छोड़ देंगे। वो तो गृह मंत्रालय ने पहले ही क्लियर किया है, एमएचए ने, कि शायद अब की बार जो है जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल सोच रखते हैं, जिनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर में अभी नहीं देखा जाता है, या वो एब्सेंट रहे या एब्सटेन करते हैं, उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जिसमें जमात इस्लामी है, अवामी एक्शन कमेटी है, जेकेएलएफ है और बाकी पार्टियां। फिलहाल इन पे प्रतिबंध है, और उनके जो नेता है वो भी बंद है, और उनके जो समर्थन में जो लोग हैं वो भी बंद है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यकीनन अलगाववाद के लिए एक रास्ता ज़रूर खोला है कि उनकी फैमिलीज़ की हमदर्दियाँ चाहे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही अलगाववाद जम्मू कश्मीर में, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में, जो भी वाद यहाँ पे आया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 के इलेक्शन के बाद जो पीडीपी
कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी कहती है कि बीजेपी खुद कहती है, तरुण चुग जी, आशीष सूद जी और राम माधव जी, कितने लीडर कहते हैं कि 87 में अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग नहीं की होती, अगर इलेक्शन में यूसुफ शाह को सलाहुद्दीन पेश नहीं किया होता, तो आज यहाँ बंदूक ना होता और न जम्मू कश्मीर का डिस्टेंस दिल्ली के साथ, और न इतनी जिंदगियां खत्म हुई होती, जिनमें सुरक्षा बल हैं, जिनमें यूनिफॉर्म में लोग हैं, जिनमें आम लोग भी हैं, जिनमें नेता भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बाकी पार्टियों के, ये सारी की करनी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी पार्टियों के मुताबिक है। अब आप 2024 में 87 में आपने रिगिंग की, 87 में आपने इनको आम लोगों को आतंकवाद बना दिया, अलगावाद में लाया, 2024 में आप इनको कहते हैं कि मैं आपको जेल से वापस लाऊंगा। जब पीएसए की बात करी, उमर अब्दुल्ला ने 12 कहा कि पहला कानून होगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसको मैं खत्म कर दूंगा। ये मरूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लाया, ये बीजेपी कहती है।